हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित का मूलभूत प्रमेय और इसी के आधार पर हम लोग √2, √3, √5 इन सबको अप्रमेय संख्या साबित करेंगे। ठीक है, तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है? यदि कोई यौगिक संख्या है तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? तो केवल एक ही रूप में लिख सकते हैं और उसमें गुणनखंडों का क्रम जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहता है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कि अगर कोई यौगिक संख्या है तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक ही रूप में सिर्फ लिख सकते हैं। हालांकि गुणनखंड का जो अभाज्य संख्या का जो ऑर्डर होगा, क्रम होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम लोग सिर्फ दो ही टेबल से काट सकते हैं, या तो एक से या वो संख्या स्वयं से, बस दो संख्या से वो विभाजित होता है। उसको हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या के नाम से। यौगिक संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्याएं जो कि प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो उनको हम लोग जानते हैं यौगिक संख्या के नाम से। तो इसके पास एक और स्वयं के अलावा भी और भी ज्यादा गुणनखंड होते हैं, या किसी और टेबल से भी ये कर सकता है। ठीक है, तो इसको क्या होगा? कम से कम 3 संख्या से ये विभाजित होगा, 3 संख्या से विभाजित। और अभाज्य संख्या क्या था? तो ये एक से और स्वयं से विभाजित होता है। फिर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रमेय को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एक यौगिक संख्या लेते हैं 10, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 5। ठीक है, या हम लोग इसको 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। 10 को 2 गुना 5 के अलावा हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। हालांकि इसका ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल जैसे कि हम ले 80 को, तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 80 का। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 5 80। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको 80 को लिख लिए। इसको हम लोग किसी दूसरे रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये हम लोग कहाँ से लिखें? तो इस तरह से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 और 5 से 1 बार में। ठीक है, और यही संख्या यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये था अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अब कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोग ये प्रमेय और कुछ एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए। अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से कुछ मुख्य बिंदु निकल के आते हैं। सबसे पहला है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक कई संख्या है। पहला ऑप्शन रहेगा यौगिक, दूसरा रहेगा अभाज्य संख्या और तीसरा रहेगा ना तो अभाज्य ना तो यौगिक। तो इसमें आप लोग को टिक लगाना है। अब ये क्यों अभाज्य नहीं है या क्यों यौगिक नहीं है? क्योंकि एक को हम लोग 1 गुना 1 लिख सकते हैं, या 1 गुना 1 गुना 1 भी लिख सकते हैं, या 1 गुना 1 गुना 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक को हम लोग तरह तरह से लिख सकते हैं, जबकि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी अभाज्य संख्या को हम लोग एक और केवल एक तरीके से लिख सकते हैं, केवल एक तरीके से। ठीक है,
जबकि एक को हम लोग कई तरह से लिख पाते हैं। इसीलिए एक क्या है, ना तो अभाज्य है और ना ही यौगिक है। अब यौगिक ये इसीलिए नहीं है क्योंकि एक जो है सिर्फ एक से ही विभाजित होता है, तो इसके पास 3 जो है नंबर नहीं है जो कि इसको विभाजित कर सके, इसलिए एक यौगिक भी नहीं है। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है, यदि कोई अभाज्य संख्या p q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या है p जो कि q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p जो है वो q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे इस लाइन का, जब हम लोग √2, √3 या कोई भी संख्या √p को प्रूव करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखना चाहे तो 3 जो है वो विभाजित करता है, मान लेते हैं कि 3 विभाजित करता है 15 को, ठीक है, 15 के स्क्वायर को। अब 15 के स्क्वायर को अगर ये 3 विभाजित कर रहा है तो 3 जो है 15 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये 3 इसको 5 टाइम्स में काट देगा, 3 5 15। अब आते हैं हम लोग महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, जब हम लोग किसी भी संख्या जो हम लोग को दिया रहेगा, यौगिक या अभाज्य संख्या जो भी दिया रहे, उसको हम लोग गुणनखंडों में ब्रेक कर लेंगे और उसमें जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा और उसका जो सबसे छोटा घात होगा उसका गुणनफल ही देगा महत्तम समावर्तक। जैसे कि अगर हम लोग कोई दो संख्या ले 20 और 30, ठीक है, तो पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 20 का, तो हम लोग को मिलेगा 2 गुना 2 गुना 5, इस तरह से कर लेंगे हम लोग, तो मिल जाएगा ये। फिर 30 का हम लोग करेंगे, ये मिलेगा 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है, 6 5 30। अब हम लोग को क्या देखना है, जो सबसे पहले सर्वनिष्ठ घात देखना है। सर्वनिष्ठ, इसमें सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो कि दोनों में, या इसको उभयनिष्ठ भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 दोनों में है और 1 5 भी दोनों में है, तो यहाँ पर HCF जो हो जाएगा महत्तम समावर्तक, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका सबसे छोटा घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो सबसे छोटा घात है, तो 2 का सबसे छोटा घात जो है 1 है और 5 का भी जो है 1 है, तो 2 और 5 10 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग लघुत्तम समावर्तक पर। लघुत्तम समावर्तक में होता है कि अभाज्य गुणनखंडों में से प्रत्येक का सबसे बड़े घात का गुणनफल, ठीक है। HCF में था छोटा घात, साथ साथ सर्वनिष्ठ, और इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे बड़े घात का गुणनफल। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 20 और 30 का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो बड़ा घात क्या है। तो यहाँ पर 2, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और 5 पे पावर 1, और 30 को 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो जो सबसे बड़ा घात होगा, तो 2 का घात क्या है 2, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। फिर 3 पे घात कितना है 1, और 5 पे घात सबसे बड़ा घात क्या है, तो 1 ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 5, ये मिल जाएगा 60। ये एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ इससे निकालेंगे गुणनखंड के द्वारा। अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव में काम देगा, साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम बनाने में भी काम देगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव आता है, और अभी से ही अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते चलेंगे साथ साथ, तभी जाके हम लोग का तैयारी कंप्लीट होगा और 50 में 50 हम लोग को आ पाएगा। इससे एक भी कम नंबर नहीं लाना है, क्योंकि अब तो बढ़ गया है संख्या, 60 में से 50 लाना होता है हम लोग को, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से रखिए। तो मौसो ऑफ ए बी, किसी दो संख्या का मौसो, मान लेते हैं अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, तो उन दोनों का मौसो गुना उन दोनों का लॉसो
बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। और उसी फॉर्मूला को लैंग्वेज में नीचे लिखा हुआ है, a गुना b की जगह पर दोनों संख्याओं का गुणनफल है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अगर कोई संख्या जैसे कि हम लोग लिए थे 20 और 30, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 और 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। तो इसका हम लोग निकाले थे जब एचसीएफ, तो एचसीएफ हम लोग को आया था मौसौ 2 गुना 5 बराबर 10 आया था 20 और 30 का। और जब हम लोग एलसीएम निकाले थे तो ये आया था 20 और 30 का 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 3 बराबर 60। अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला पर काम करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग गुना कर देते हैं एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 इंटू एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस पार्ट को निकालें। अब हम लोग देखते हैं आरएचएस पार्ट भी 600 आता है या नहीं आता है। तो आरएचएस बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्या हम लोग क्या लिए हुए हैं 20 और 30, तो 20 गुना 30 और ये आ जाएगा फिर से 600। तो हम लोग देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है इस पर ये काम करेगा। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ दो संख्या के लिए ही लागू होता है। अगर दो से अधिक संख्या होगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, केवल दो संख्याओं के लिए मान्य। ठीक है, दो से अधिक संख्याओं के लिए मान्य नहीं होता है। फिर अगला बिंदु हम लोग देखते हैं कि मौसो ऑफ ए बी बराबर 1। यदि कोई दो संख्या है जिसका कि मौसो 1 है तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो है सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर है जैसे कि हम लोग लेते हैं 4 और 1 लेते हैं 9, तो इन दोनों का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इसका 4 का होगा 2 गुना 2 और 9 का होगा 3 गुना 3। ठीक है, तो जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हम लोग को मिल जाएगा, कुछ कॉमन हम लोग देखते हैं इसमें है ही नहीं, इसका मतलब एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो संख्याओं का मौसो 1 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सहअभाज्य। इसीलिए क्या हो जाएगा 4 और 9 सहअभाज्य हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगला बिंदु देखते हैं, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। मौसो ऑफ ए और 1, किसी भी संख्या का एक के साथ हम लोग मौसो निकालते हैं तो हम लोग को एक ही मिलेगा। क्योंकि उन दोनों में कुछ कॉमन होगा नहीं इसलिए 1 मौसो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ए को लिख सकते हैं ए और 1 तो 1 ही होगा, तो कॉमन क्या आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, फिर मौसो ऑफ ए और ए, मतलब किसी दो संख्या जो कि एक ही जैसा हो, तो 2 और 2 का मौसो 2 हो जाएगा, 4 और 4 का मौसो 4 हो जाएगा, 5 और 5 का मौसो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर है ए और 0 का मौसो, तो ए और 0 का मौसो हो जाएगा 1। कैसे होगा, तो हम लोग ए को लिख सकते हैं ए और 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू ए। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या हो गया, ए कॉमन हो गया, इसलिए इसका मौसो क्या हो जाएगा ए। यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, अगर 0 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर है मौसो ऑफ ए बी बराबर होता है मौसो ऑफ बी, मतलब कि इसमें क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। अगर 2 और 3 का मौसो निकालेंगे फिर 3 और 2 का मौसो निकालेंगे तो दोनों का दोनों सेम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 20 और 30 का मौसो हम लोग को आया 10, अगर हम लोग 30 और 20 का मौसो निकालेंगे तो भी 10 ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको साबित करेंगे कि 4 पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं आ सकता है, या √2, √3, √5, √7, √11 या √p एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। और कोई भी तरह की आपको क्वेरीज आती है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।